हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक हो गए। जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा तीसरा वीडियो है, ठीक है, इस चैनल पे। तो हम प्यार यादों चालू कर रहे हैं आज से, ठीक है। तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी उठाई। क्यों मैंने माइक्रोबायोलॉजी उठाई? क्योंकि अक्सर लोग इसको थोड़ा उतना फोकस में नहीं लेते हैं जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को लेते हैं। और मैंने ये देखा कि स्टूडेंट्स में ये वो सब्जेक्ट हैं जो वीक होता है, और ये बहुत कम है। हमारे सिलेबस में उतना है ही नहीं। मतलब एक 200 क्वेश्चन होंगे, तो 200 क्वेश्चन बहुत एनफ है हमारे लिए सब टॉपिक क्लियर करने में इसमें, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द माइक्रोबायोलॉजी, और ये मेरा आज तीसरा वीडियो है। और अभी तक मेरे सब्सक्राइबर्स 11 आए विदाउट एनी हेल्प, मतलब विदाउट शेयरिंग द लिंक, ठीक है ना, टू एनीवन। मतलब नथिंग, जस्ट एन ऑर्गेनिक थिंग। आई जस्ट वाना मतलब आई शुड बी चूजन बाई पीपल, नॉट लाइक है इसको सब्सक्राइब करो, वो करो, ये करो। नो, आई डोंट वांट दैट। आई जस्ट वांट बी हियर, मतलब ना एन ऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है। ओके, यू आर गेटिंग मी। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। और ये मेरा तीसरा वीडियो है और 11 सब्सक्राइबर्स आए हैं मुझे अभी तक 2 वीडियो में। अब मैं क्वेश्चन पे आज मैं अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ठीक है, इनमें से कौन सी माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, टू एक्सप्लोर माइक्रोबियल लाइफ इन आउटर स्पेस। आउटर स्पेस यहाँ का मतलब ये है कि आउटसाइड द अर्थ, मतलब इस वर्ड से बाहर हम कौन सा फील्ड अप्लाई कर देते हैं, मतलब माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करने में। पब्लिक हेल्थ है, नो। आयर माइक्रोबायोलॉजी है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, या एक्सो माइक्रोबायोलॉजी है। तो हमारा जो आंसर है वो है हमारा एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। क्यों? ठीक है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी। एस्ट्रो से ही हमें पता चल जाता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस, जो हम स्पेस में देखेंगे। जैसे कि और प्लैनेट्स होते हैं, मार्स होते हैं, जुपिटर, मतलब उनमें क्या लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। तो वहाँ पे हम ये स्टडी मतलब एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे अगर डिफिनीशन है, एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी और एक्सो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्पेसिफिक फील्ड, किसके लिए है? टू एक्सप्लोर एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आउटर स्पेस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? ये है एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जो बाकी आंसर्स हैं ये क्यों नहीं है, देखो अगर मैं सारी डिटेल्स पढ़ूंगा ना यहाँ पे तो इसको टाइम लगेगा, ठीक है ना, हमको उतने क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाएंगे और टाइम तो ज़्यादा लगेगा। आज इस माना मतलब इसको मैं एक छोटे छोटे सेशन बनाऊंगा और उन सेशंस में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और जो मतलब ना कोर कंसेप्ट होगा वो आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है। अब ये पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी क्यों नहीं है? क्योंकि पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी जो है ये किसके बारे में बात कर रही है? इट टॉक्स अबाउट द कम्युनिटी हेल्थ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कम्युनिटी हेल्थ में, एंड जो डिजीज कंट्रोल ऑन, मतलब उसके बारे में स्टडी करेंगे, डिजीज कंट्रोल ऑन अर्थ। आयर माइक्रोबायोलॉजी नाम से ही पता चल जाता है कि डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, योगर्ट, या कोई भी और चीज़ हम बनाते हैं, मतलब माइक्रोब्स को यूज़ करके, मतलब नई नई चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है ना, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? एक्सो, एक्सो मतलब है आउटसाइड, इज़ द कीवर्ड। अगर आपको मतलब पता चल जाएगा आउटर स्पेस, अगर उसको उसके पास एक्सो हैं तो मतलब एक्सो मीन्स आउटर स्पेस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है द एबो अप्लाइड। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। साइंटिफिक मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब साइंटिफिकली चेंज करना है किसी ऑर्गेनिज्म को, कहाँ पे? एट मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक लेवल, टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट हमें ये ना ये करने हैं, मतलब उससे निकालने हैं, लेकिन हम उसको चेंज करेंगे, मतलब कहाँ पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे एंड जेनेटिक लेवल पे। उसको हम क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे, आयर माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे, इम्यूनोलॉजी बोलेंगे, और एक्सो माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। एक्सो माइक्रोबायोलॉजी हमें पता है ये नहीं बोलेंगे, इम्यूनोलॉजी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इम्यूनोलॉजी एक क्या होती है? इट इज़ ए रेजिस्टेंस, ठीक है, या इट इज़ ए मतलब सम सॉर्ट ऑफ, हम बोलेंगे कि एक किलिंग पावर होता है, या ये एक प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है। और आयर माइक्रोबायोलॉजी हमने देखा, आयर माइक्रोबायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आयर। फिर क्या रहता है वहाँ पे? बायोटेक्नोलॉजी। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बायोटेक्नोलॉजी। क्यों? बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक मैनिपुलेशन ऑफ, क्योंकि इसकी डिफिनीशन यही है, साइंटिफिक मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स especially at the molecular and genetic level to produce useful products। क्या है अब मैकेनिज्म? क्या है इसका?
ये जो फील्ड है ना, ये करते हैं टेक्निक्स लाइक यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग टू ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिजायर्ड सबस्टेंसेज। आई मीन बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके वो चीज़ बनाती हैं जो हमें चाहिए, किसके लिए, फ़ायदेमंद कोई चीज़ या जो हम चाहते हैं बनाना, ठीक है, उस पर हम मतलब जेनेटिक लेवल पे काम करते हैं। वाई दिस इज़ द बेस्ट आंसर, बिकॉज डिस्क्रिप्शन से ही हमें पता चल जाता है कि यही है, ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। जबकि मैंने आपको बोला था एयर माइक्रोबायोलॉजी क्यों नहीं आएगा, इम्यूनोलॉजी क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन रेस्पॉन्स टू द पैथोजन। एक्सो माइक्रोबायोलॉजी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच देयर आर डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस बिटवीन द मटेरियल सेल एंड द सराउंडिंग मीडियम इज एन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका सीधा हम याद रखेंगे फेज कंट्रास्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हम इतना नहीं जाएंगे क्योंकि देखो ये है थोड़ा मतलब इट इज़ मतलब इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। आई मीन ये थोड़ा उनको आएगा समझ जो उन्होंने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, मतलब रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्रैक्शन। तो हम उसको उतना यहाँ पे नहीं जाएंगे, आप खाली इसका ये याद रखोगे फेज कंट्रास्ट। हाँ, अगर किसी और को ये चीज़ें पढ़नी है तो ये यहाँ पे दी है, देखो मैं ऐसे आप पास करके आप इन चीज़ों को पढ़ोगे। सेम चौथा क्वेश्चन भी ऐसा ही है और पांचवें से फिर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एक्सेप्ट, मतलब सारे पार्ट हैं किसके, माइक्रोस्कोप के, एक्सेप्ट वो नहीं है, ठीक है। कंडेंसर इन्होंने दिया है, ठीक है, आईपीस इन्होंने दिया है, स्लाइड विद कवर स्लिप इन्होंने दिया है और ऑब्जेक्टिव लेंस दिया है। हमारा आंसर आएगा स्लाइड विद कवर स्लिप। ये पार्ट नहीं है माइक्रोस्कोप का। क्यों नहीं है, क्योंकि द क्वेश्चन टेस्ट नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप, मतलब जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं माइक्रोस्कोप का, जिनका बना होता है माइक्रोस्कोप, ये उसके बारे में बात हो रही है। जो मेन कंपोनेंट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं वो होता है आईपीस, लेंस ट्यूब, ऑब्जेक्टिव रिवॉल्वर, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर। ये सब तीनों चीज़ें क्वेश्चन में हैं, तो ये नहीं आएंगे क्योंकि ये पार्ट हैं किसके, माइक्रोस्कोप के। फाइन फोकस होता है, कोरस फोकस होता है, ल्यूमिनस फील्ड होता है, डायफ्राम एंड लाइट सोर्स, ठीक है। लेकिन जो ये स्लाइड विद कवर स्लिप होते हैं इज द स्पेसिमेन प्रिपरेशन यूज्ड इन द विद द माइक्रोस्कोप। ये मतलब माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, मतलब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इट इज़ नॉट, मतलब इट्स सेल्फ अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। हम क्या करते हैं, हम स्लाइड एक अलग होती है, इससे माइक्रोस्कोप से अलग एक स्लाइड होती है। कंडेंसर हमने बोला, कंडेंसर इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इल्यूमिनेशन सिस्टम दैट फोकसेस लाइट ऑन द स्पेसिमेन। eyepiece an essential optical component that magnifies the intermediate image. Objective lens a main optical component that produces the initial magnified image, ठीक है। The primary component of microscope are the lenses and the illumination system, e.g. condenser, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे हम फिर से। इमेज ऑब्टेन्ड इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी हम ऐसे ही याद रखेंगे क्योंकि मतलब इसके बारे में आपको फिर मतलब ना वो इमेज जाननी होगी कि रियल क्या होती हैं, इन्वर्टेड क्या होती हैं। मतलब रियल आप वो बोलोगे जो सेम प्लेन में बनती हैं और इन्वर्टेड वो होती हैं जो उल्टी बनती हैं, ऐसे मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है इसके नीचे जो इमेज बनेगी उसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हम ये रखेंगे याद, वर्चुअल होते हैं कि मतलब जो हमको नहीं दिखेगी लेकिन हम वो गेस कर पाएंगे कि वो इमेज कहाँ पे बन सकती हैं। तो इसका आंसर सीधा आप याद रखोगे, इमेज ऑब्टेन्ड इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज आती है उसको हम बोलेंगे ये वर्चुअल और इन्वर्टेड होते हैं। मतलब ये बिहाइंड द मतलब ना थिंग बन जाती हैं और वो इन्वर्टेड बन जाती है, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। हाँ, और जिसको पढ़ना होगा वो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा मतलब यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म्स आपके जहन में लाना चाह रहा हूँ, नॉट कि हम उधर जाएंगे, ठीक है ना। ऑल्दो इट इज़ रिलेटेड टू दैट थिंग, लेकिन ज़्यादा ये उनके काम है जो मतलब ना लैब वाले हैं। लेकिन आई एम टॉकिंग मैं ये सॉल्व किन को करा रहा हूँ, मैं JKSSB वालों को, यहाँ जो नर्सिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं, जो BSc नर्सिंग और नर्सिंग के रिलेटेड चीज़ें, ये मतलब लैब वालों के लिए नहीं है फ़िलहाल। हाँ, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है अगर वो खुद से यहाँ पे पढ़ेंगे। अ प्रोसेस ऑफ, अब क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज स्पोर्स,
इज कॉल्ड, उसको क्या हम बोलेंगे, मतलब पूरा साफ करना है हमें, मतलब जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें सब कुछ मिटाना है, उसके सारे स्पोर्स भी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्टरलाइजेशन बोलेंगे, डिसइंफेक्शन बोलेंगे, वॉशिंग बोलेंगे या क्लीनिंग बोलेंगे। देखो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा स्टरलाइजेशन। क्यों आएगा, क्योंकि स्टरलाइजेशन इज डिफाइंड एज द कंप्लीट एलिमिनेशन, मतलब पूरा along with the spores, destruction of all forms of microbial life, including both vegetative and highly resistant spores, highly resistant spores, मतलब ये पूरा साफ कर देती हैं, मतलब there is nothing left on the, मतलब on the object जो हमने sterilize किया। The reliable destruction of spores is defining feature that differentiate sterilization from disinfection। मतलब destruction of spores, चलो disinfection से मतलब हो जाता है, मतलब कुछ चीज़ें साफ किससे, मतलब ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब या मर जाता है, लेकिन स्पोर्स ख़त्म नहीं होते हैं। व्हाट मेक्स स्टरलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, स्टरलाइजेशन में क्या हो जाता है, स्टरलाइजेशन में स्पोर्स ख़त्म हो जाते हैं, डिसइंफेक्शन में स्पोर्स ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये बेस्ट आंसर क्यों है इन सब चारों में, ये इसलिए हैं क्योंकि कंप्लीट एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ प्रिसाइजली मैचेस विद द डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन। अगर स्पोर्स नहीं होते तो तब हम जाते डिसइंफेक्शन की तरफ, लेकिन स्पोर्स को भी हमें ख़त्म करना है, सो वी आर गोइंग टू द ऑप्शन, वी आर गोइंग विद द ऑप्शन ऑफ स्टरलाइजेशन। ओके, अब डिसइंफेक्शन क्या है, ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रॉय या किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। किन पे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे ये किल कर देती हैं, बट टिपिकली फेल्स टू एलिमिनेट रेजिस्टेंट स्पोर्स, बट ये स्पोर्स को ख़त्म नहीं कर देती हैं, ये स्पोर्स को ख़त्म नहीं करेंगे। वॉशिंग एंड क्लीनिंग इट इज़ अ फिजिकल थिंग, आई मीन ये ऊपर से ही साफ करेंगे, ठीक है, लेकिन अंदर से ये पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। वॉशिंग एंड क्लीनिंग इट इज़ अ जनरल क्लीनिंग प्रोसेस दैट रिमूव डर्ट एंड ग्रॉस कंटेमिनेशन बट डू नॉट एंश्योर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रोबियल। मतलब क्लीनिंग से हमें नहीं लग रहा है कि मतलब अगर हम साबुन से अपना हाथ धोएंगे तो सारे नहीं होंगे ख़त्म, मतलब समथिंग विल रिमेन देयर, ठीक है। तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि हम पहले क्लीन करेंगे यार फिर हम कोई ऑपरेशन करेंगे, मतलब हाथ धोएंगे साबुन से फिर ऑपरेशन करेंगे, नो, वी हैव टू स्टरलाइज थिंग्स, ठीक है ना। जिनने ऑपरेशन थिएटर में काम किया होगा उनको पता होता है कि स्टरलाइजेशन का कितना ख़ास ख्याल रखा जाता है, ठीक है ना। जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, सर्कुलेटरी नर्व्स एंड स्क्रब नर्व्स, उनके दरमियान क्या ये चीज़ डिफरेंस होती है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद देयर स्पोर्स। ऊपर का क्वेश्चन फिर से आ रहा है, अब आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। ओके, क्यों, क्योंकि हमें पता है स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो करते हैं लेकिन उसका स्पोर भी हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। सच एज फॉर एग्जाम्पल, मतलब कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेविंग हम करते हैं, हॉट एयर ओन करते हैं, आर यूज टू अचीव दीज स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एनकम्पास्ड बाय द टर्म स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में हम क्या क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, हॉट एयर ओन्स करते हैं, ताकि एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए, दूसरा उसका स्पोर भी खत्म हो जाएगा। अब ये बेस्ट आंसर क्यों है इन सब चारों में, क्योंकि ये करता है, फिर से मतलब मैं ये दोहरा रहा हूँ एक्चुअली ताकि आप लोगों को अच्छे से ये याद रहे। एक तो ये माइक्रोबियल फॉर्म को किल कर देती है, दूसरा स्पोर्स भी, ठीक है। तो अगर ये माइक्रोब्स को भी किल करता है ना और स्पोर्स को भी किल करेगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे स्टरलाइजेशन। नाउ व्हाट इज डिसइंफेक्शन, टिपिकली फेल्स टू डिस्ट्रॉय स्पोर्स। यही फ़र्क है बस, डिसइंफेक्शन में स्पोर्स डिस्ट्रॉय नहीं होते। फ्लेमिंग क्या होता है, फ्लेमिंग होता है किसी को आग पे रखना, ठीक है। वाइल इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर्स ऑन द लूप इट इज़ अ स्पेसिफिक टेक्निक रेड हीट, मतलब अगर हम जैसे कि लोहार मतलब ना लोहे को किस पे रखता है, आग पे। वायर स्टरलाइजेशन इज द ब्रॉड प्रोसेस ऑफ कैटेगरी, लेकिन ठीक है ना, फ्लेमिंग भी बोल सकते हैं यार, इससे चीज़ें साफ हो सकती हैं लेकिन उतना नहीं जितना स्टरलाइजेशन से होती है। इंसरेशन होता है कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना, ये हम किसको करते हैं, डिस्पोजल वेस्ट को, मतलब जलाते हैं, पूरा जलाते हैं। जब जला के कुछ नहीं रहा तो जहाँ जो चीज़ नहीं रही तो उसको हम क्या करेंगे, तो ये भी एक गलत चीज़ है। ये सब चीज़ें तो अच्छी चीज़ क्या है, स्टरलाइजेशन, ठीक है। हाँ, और मेथड्स क्या क्या होते हैं, ऑटोक्लेविंग होते हैं, ठीक है ना। ऑटोक्लेविंग एक मेथड होता है जो हम बहुत ही रिलायबल मेथड जाना जाता है किस में, स्टरलाइजेशन में। ओके,
क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉइस्ट हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट, देखो स्टरलाइजेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपको की वर्ड पे फोकस करना है। इट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉइस्ट हीट, मतलब ना गीली हीट आप देख सकते हो ना, मतलब वो हीट जिसमें थोड़ा ह्यूमिडिटी होगी उसको बोलेंगे मॉइस्ट हीट। उस मेथड को क्या बोलते हैं हम, उस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे ज़रा? यस एग्जैक्टली, किसी ने आप में से सही बोला, उसको बोलेंगे हम ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्यों बोलेंगे ऑटोक्लेव, अब हम ये देखेंगे क्यों बोलेंगे। क्योंकि ऑटोक्लेविंग इज अ मॉइस्ट हीट, क्योंकि डिफिनीशन में ही ऑटोक्लेविंग के ये आता है, इट इज़ अ मॉइस्ट हीट, जो कि क्वेश्चन भी हमें पूछ रहा है मॉइस्ट हीट के बारे में। ऑटोक्लेविंग इज अ मॉइस्ट हीट मेथड दैट यूजेस स्टीम अंडर प्रेशर टू अचीव स्टरलाइजेशन। अब ये प्रेशर और स्टीम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम मैकेनिज्म में जानेंगे क्यों करता है। स्टीम स्टरलाइजेशन रिक्वायर्स 4 कंडीशंस फॉर एफिकेसी। एक तो टेम्परेचर, 4 चीज़ें होनी चाहिए तभी ये स्टीम ये ना, तभी हम ऑटोक्लेव को मतलब इतना अहम मानते हैं, किसमें, स्टरलाइजेशन में। तभी हम ऑटोक्लेव पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि यही मेथड है, सबसे बढ़िया मेथड है। 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो टेम्परेचर अब वो कितना होना चाहिए, 100 डिग्री, जो कि कितना है 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। एक तो 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा स्टीम एनवायरनमेंट होना चाहिए, आई मीन मॉइस्ट, ठीक है ना, स्टीम एनवायरनमेंट, ठीक है ना, मॉइस्ट हीट होनी चाहिए, ओके। और तीसरा क्या होना चाहिए, एडवोकेट प्रेशर, मतलब प्रेशर भी होना चाहिए, एडवोकेट प्रेशर कितना, 15 LBS, 15 LBS एडवोकेट प्रेशर। और सफिशेंट टाइम, और क्या होना चाहिए, टाइम, मतलब क्या होना, टाइम पीरियड सफिशेंट होना चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे कितना ज़रूरी है। अब ये बेस्ट आंसर क्यों है, द ऑटोक्लेव यूजेस saturated steam, I'm sorry, the autoclave uses saturated steam, classifying it as the primary moist heat method for sterilization। ठीक है, हमने ये देखा। अब ये 3 आंसर क्यों नहीं है, हॉट एयर ओवन क्या है, दिस इज अ ड्राई हीट मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। लेकिन बात किसकी हो रही थी यहाँ पे, मॉइस्ट हीट की, ठीक है ना। पास्चराइजेशन क्या है, ये क्या, ये मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जो एक तो बिलो मतलब ना टेम्परेचर बिलो 100 होती है, क्या 62 डिग्री, एंड इज अ हाई लेवल डिसइंफेक्शन टेक्निक, नॉट स्टरलाइजेशन टेक्निक। ये है एक डिसइंफेक्शन टेक्निक, ठीक है ना, और ये कोई स्टरलाइजेशन टेक्निक नहीं है। तो मतलब अगर ये 2 चीज़ें स्टरलाइजेशन है लेकिन ये नहीं है, नन ऑफ दीज, तो मतलब सबको पता है कि है एक नन ऑफ दीज, क्यों हम देंगे आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपको देखना है, मॉइस्टी हीट इस कल, जब भी मॉइस्टी हीट की बात आए तो आप जानना कि ऑटोक्लेव के बारे में बात हो रही है, लेकिन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है ना। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, लीथल इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट इज, मतलब अगर मॉइस्ट हीट इतना काम करती हैं तो वो क्यों करते हैं इतना काम, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब हमने उसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनाया, मतलब उसका क्या ऐसा इफेक्ट है जिसके थ्रू वो इतना अच्छा काम करती हैं, मतलब, ठीक है ना। तो डिनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स आएगा, कटिंग ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई आएगा, क्या मतलब उससे ये सब चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक टू माइटोकॉन्ड्रिया या डैमेज टू डीएनए, ये सब चीज़ें वो करती हैं। लेकिन मोस्ट लीथल इफेक्ट जो वो करती है वो है डिनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है ना, डिनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स क्यों करती हैं, देखो क्या है, मॉइस्ट हीट कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय इरिवर्सिबल डिनेचुरेशन, मतलब अनफोल्ड करते हैं प्रोटीन्स को, डिनेचुरेशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, प्राइमरली किस किस चीज़ को, एक तो प्रोटीन को ये डिनेचुर करती हैं, दूसरा उनके एंजाइम्स को। डिनेचुरेशन क्या है, द अनफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, इससे क्या होता है, लीड्स टू द लॉस ऑफ सेलुलर फंक्शन एंड डेथ, जब सेलुलर फंक्शन ही खत्म हो गई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो वो मर जाता है। अब ये बेस्ट आंसर क्यों है, वाई इज दिस बेस्ट आंसर, बिकॉज ये जो हमें क्वेश्चन में मिल रहा है, हमें क्या, द सोर्स एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई इरिवर्सिबल प्रोटीन डिनेचुरेशन एज द प्राइमरी लीथल मैकेनिज्म ऑफ मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ऑटोक्लेव, ग्रेट, ऑटोक्लेव। देखो अब जो कटिंग ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई है, स्टारवेशन इज ए स्लो प्रोसेस, ठीक है, मतलब कटिंग हमने उनको फाका रखा, ठीक है ना, वे आर फास्टिंग दम, किनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन डिनेचुरेशन इज द इमीडिएट इफेक्ट एंड लीथल इफेक्ट, टॉक्सिक टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, तो हमें क्या करना है उधर, मतलब है ही नहीं, तो ठीक है ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर प्रोकैरियोट्स। डैमेज टू द डीएनए, वाइल पॉसिबल द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ द मॉइस्ट हीट, हाँ डैमेज कर सकती है डीएनए को, लेकिन जो पहला काम हो जाएगा ना वो है डिनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स, ओके।
मॉइस्ट हीट किलर्स बाय डिनेचुरेशन। अगर आपको बोलेगा कि मॉइस्ट हीट कैसे एक चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ये डिनेचुरेशन करते हैं किसको? माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो कोई बैक्टीरिया हो गया, उसकी प्रोटीन्स और एंजाइम्स को डिनेचुरेट करते हैं। डिनेचुर मतलब अनफोल्डिंग। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना? अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इज नोन एज, क्या उसको बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे, डिनेचुरेशन बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, या डो ऑक्सीडेशन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है, तो इसको हम बोलेंगे डिनेचुरेशन। डिनेचुरेशन। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज डिनेचुरेशन। ओके, अब ये क्यों है डिनेचुरेशन? क्योंकि डिनेचुरेशन इज एन इरिवर्सिबल चेंज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। मतलब इरिवर्सिबल बोल रहे हैं कि भाई अगर एक बार हुआ तो हुआ, ठीक है ना? ये आप कुछ भी करके वापस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? तो इससे क्या होता है? डिनेचुरेशन हमको पता है, काजिंग इट टू अनफोल्ड एंड टिपिकली रिजल्टिंग इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन्स, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोटीन्स हो जाती है। द स्ट्रक्चरल चेंज लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन। जब प्रोटीन ही डिस्ट्रॉय हो गए, प्रोटीन में चेंज आ गई, तो उससे क्या होगा? लॉस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, लॉस ऑफ द बायोलॉजी, तो लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल फंक्शन एंड इज की टू माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन बाय हीट। अब ये बेस्ट आंसर क्यों है? क्योंकि हमें पता है अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड डिनेचुरेशन। ओके, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, क्योंकि हमने 12th में पढ़ा होता है ये ऑक्सीडेशन, हमने पढ़ा था फॉस्फोराइलेशन, पता है ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था, ये सब सारी चीज़ें हमको पता था। या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फॉस्फोराइलेशन क्या हुआ? एडिशन ऑफ फॉस्फोट ग्रुप। डीऑक्सीडेशन क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मानी नहीं रखती हैं। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द एलिमेंट्स एंड we are talking about here the elements, I mean, or the molecules. Here we are talking about the proteins. ठीक है ना? Denaturation. Okay, denaturation is the irreversible change of the protein structure. Okay, now we are moving to the question number 11. ठीक है ना? ये हम 25 मिनट का सेशन लेंगे, देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाएंगे। एंड आप मुझे फीडबैक देना कि स्पीड कैसी है, और मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, और ये काफ़ी है। आई मीन, एम आई गोइंग स्लो और टू फास्ट है? अगर मैं देखो यहाँ पे स्लो जाऊँगा ना, तो सेशंस बड़े बन जाएंगे। आई मीन 1 घंटा 2 घंटा, तो मतलब फिर रिटेन कर पाना मुश्किल होता है आपके लिए। आई मीन एक ही जगह पे बैठना, ठीक है ना? तभी मैं कम कम क्वेश्चन कराएंगे। चलो 25 का हम सेशन लेंगे, हम देखते हैं 25 मिनट में कितना क्वेश्चन हम कर पाएंगे। उसके बाद हम मतलब अगले वीडियो में या बढ़ाएंगे यार, या तो स्पीड बढ़ाएंगे या तो टाइम बढ़ाएंगे, ठीक है ना? द बेस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड फॉर द स्टरलाइजेशन इज, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट एंड द सेफेस्ट, आपको बहुत सारे मेथड नीचे दिए होंगे, लेकिन आपको बोलना है द बेस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन इज इमर्शन इन केमिकल जर्मिसाइड, फ्लेमिंग, ऑटोक्लेविंग और बॉइलिंग फॉर 30 मिनट्स। लेकिन आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑटोक्लेविंग। व्हाई ऑटोक्लेविंग इज द बेस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन? नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट। Autoclaving is considered the best method because it uses saturated moist heat, कितनी? 121 डिग्री सेल्सियस, विच प्रोवाइड्स बेटर किलिंग पावर एंड पेंट्रेशन। मेन चीज़ ये है कि पेंट्रेट हो जाती हैं, किसकी? पेंट्रेशन ऑफ हीट हो जाती हैं अंदर तक, ठीक है ना? ड्राई हीट पेंट्रेट नहीं कर पाती है, ड्राई हीट पेंट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ रेयरेबली, मतलब दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द रेयरेबल फॉर द डिस्ट्रॉइंग ऑफ spores. Why this is the best answer? Because autoclaving achieves the highest and the most reliable level of sterility for heat tolerant materials. मतलब जो हीट टॉलरेंट, मतलब जिनको हीट से कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे ऑटोक्लेव इफेक्ट कर देती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हमको कैसे पता कि एक ऑब्जेक्ट स्टरलाइज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना? तो इमर्शन इन केमिकल जर्मिसाइड में अचीव हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि स्पोर्स अगर हम डिसइंफेक्शन हम करेंगे, क्योंकि स्पोर्स उधर ही रहेंगे, तभी हमें डिसइंफेक्शन नहीं चाहिए। बट इज लेस रियलेबल, ठीक है ना? तो हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते दैन फिजिकल स्टरलाइजेशन। फ्लेमिंग मैंने आपको बोला था कि एक मतलब ना आग पे रखना है किसी चीज़ को, फॉर स्मॉल आइटम्स लाइक लूप्स को हम मतलब ना उस पर रखते हैं। तो लेकिन ये मतलब ना सही मेथड नहीं है, क्योंकि ये पेंट्रेट नहीं कर पाएगा मतलब अंदर तक। बॉइलिंग फॉर 30 मिनट्स, ये तो क्या है? ये है डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन को हमें क्या करना है? वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टरलाइजेशन, ठीक है ना? एंड डज नॉट रिलेबल डिस्ट्रॉय स्पोर्स, ठीक है ना? आई होप यू आर गेटिंग, आपको अच्छा मज़ा आ रहा होगा।
तो मैं तो स्पीड कम भी कर सकता हूँ, लेकिन टाइम का थोड़ा मसला है ना यहाँ पे, और मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 62 अभी हमने 6 किए, 6 में हमने लगभग 11 क्वेश्चन किए, तो 62 पेजेस हैं। तो आप देखो कितने पेजेस कितने क्वेश्चन होंगे अगर हम, तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऑटोक्लेविंग इज द सेफेस्ट स्टैंडर्ड मेथड। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग अदर टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव्स, फॉलोइंग अदर टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव्स एक्सेप्ट, सारे टाइप्स हैं किसके, ऑटोक्लेव के, लेकिन कोई एक टाइप नहीं है ऑटोक्लेव का। ये भी आप याद रखो, कभी कभी ये क्वेश्चन फंसा देते हैं हमें। हम बोलेंगे ये जो है ना लो प्रेशर, क्योंकि हम हाई प्रेशर किस में रखते हैं, ठीक है ना। हम किस में उसमें हाई प्रेशर रखते हैं, लो प्रेशर की बात है ही नहीं, क्योंकि हमें पेंट्रेशन करनी है, हमें घुसना है अंदर तक, किस में, विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट हीट, किस में, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा और वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करना है। फर्स्ट इट डिस्ट्रॉयज विद द डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। ऑल फंक्शनल ऑटोक्लेव्स रिलाई ऑन द हाई प्रेशर। जो भी ऑटोक्लेव की बात कर रहे हैं तो हमें जहन में आना चाहिए भाई हाई प्रेशर होगा वहाँ पे, टू रेज द स्टीम टेम्परेचर अबोव द 100 डिग्री सेल्सियस, देयर बाय रिक्वायरिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये लो प्रेशर पहले ही आ गया और लो टेम्परेचर पहले ही आ गया, तो ये इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि ऑटोक्लेव बात ही कर रही है हाई प्रेशर एंड हाई किसकी, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की, ठीक है ना। स्टैंडर्ड स्टरलाइजेशन टेम्परेचर इज कितना है, 121 डिग्री सेल्सियस। Allow temperature cycle would fail to kill spores. Low temperature से spores kill नहीं होंगे, therefore this combination is incompatible with the sterilization. तो why is the best answer? Because A, C and D are listed as a type of autoclaves, making B the exception. उसको B को हम फिर इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जब 3 मेथड किसके हैं, ये है ओल्ड मेथड, ना पहले इसी से करते थे ऑटोक्लेविंग, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल आयरन जैक एडेड रेफर्स टू द बेसिक ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव, ये पहले करते थे। हाई प्रेशर हाई वैक्यूम रेफर्स टू द प्री वैक्यूम ऑटोक्लेव विच रैपिडली पुल एयर आउट फॉर बेटर स्टीम पेंट्रेशन। और हाई प्रेशर लो वैक्यूम ए वेरिएंट ऑफ द हाई प्रेशर सिस्टम। तो ये आज यूज़ इसको लेते हैं, मॉडर्न दौर का यूज़, ठीक है ना। तो मॉडर्न में इसमें हम यूज़ इसको लेते हैं। ऑटोक्लेव रिक्वायर्स हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फॉर द फंक्शन। टाइम कितना आया, 27 मिनट्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल कंडीशन यूज्ड एन ऑटोक्लेव इज द स्पोर्स ऑफ। देखो इट इज़ अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बोल रहा है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर। क्या बायोलॉजिकल इंडिकेटर ये होता है कि जिससे हमें पता चला कि ऑटोक्लेव पूरी तरीके से हुआ होगा, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। हम तो ऑटोक्लेव अपने आंखों से नहीं देखेंगे, कोई स्टरलाइजर ऑब्जेक्ट आया CSSD सेंटर से कोई ऑटोक्लेव चीज़ आया, स्टरलाइजर चीज़ आया, तो बाय नेकेड हम कैसे उसको बोलेंगे कि यार ये ऑटो ये स्टरलाइज हो चुका है। तो हम ये चीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम कोई मटेरियल ऑटोक्लेव मशीन में डालते हैं तो हम एक और बैक्टीरिया उसमें डाल देते हैं। अगर वो मरा तो सब बैक्टीरिया मरे होंगे। वो जो बैक्टीरिया होता है वो होता है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑफ हीट, अगर वो मर गया तो उसके नीचे जो भी आएंगे तो वो तो अपने आप ही मरेंगे। दैट इज़ वाई वी यूज़ बायोलॉजिकल इंडिकेटर या बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो उसमें क्या आएगा, उसमें कौन सा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर देते हैं, उसमें कर देते हैं हम बैसिलस स्टेरोथर्मोफाइलस, ठीक है ना। इसको हम, ये एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स है, इट इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर स्टेरिलाइजेशन। इसकी इफिशिएंसी को हमें जानना है। यूजिंग द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स नोन टू दैट मेथड, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ हीट, ठीक है ना। ये बहुत रेजिस्टेंस दिखाएगा पहले, ठीक है ना। अगर ये मरा तो सब मर जाएंगे। सपोज द बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, या हम इसको बोलेंगे जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफाइलस, आर द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड बिकॉज दे एग्जिबिट हाई रेजिस्टेंस टू स्टीम, ठीक है ना। ये बहुत सारे एक हाई रेजिस्टेंस दिखाते हैं किसको, स्टीम को। एंड वेपराइजर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बहुत सारे उसको क्या दिखाते हैं, बोलेंगे हमें आपसे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, हम नहीं डरते हैं आपसे, ठीक है ना।
तो अगर ये मरे तो फिर उसके नीचे जो मतलब सारे आए होंगे वो सब खुद ब खुद मरे होंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ऑटोक्लेव ने अपना काम कर लिया। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इफ दीज स्पोर्स आर किल्ड द स्टेरिलाइजेशन साइकिल इज कन्फर्म्ड सक्सेसफुल। अगर ये मर गए तो सब मर गए, अगर ये नहीं मरे तो मतलब हमको शक होगा, हमको डाउट होगा, नहीं भाई स्टेरिलाइजेशन अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि फिर अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह चुके होंगे, हम किसी की सर्जरी करेंगे तो उसमें हमने मतलब ना कूट कूट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भरे, मतलब कूट कूट के इन्फेक्शन हमने उसमें भरा, तो वो बंदा क्या मर जाएगा, उनको सेप्सिस हो जाएगा, तो वो मर जाएगा वो बंदा, ठीक है ना। Why this is the best answer? Because Styrothermophilus spores are the standard biological indicators for steam sterilization. Okay. Why the other answer are not good for this question? मतलब are not preferable answers. Clostridium perfringens, Bacillus cereus, and Clostridium histolyticum. These species are not standard biological control. Yeah, biological indicator used for testing the moisture heat sterilization. Autoclave biological indicator Bacillus styrothermophilus. तो कल से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आप देखो आपको कैसा लगा, एंड आई नीड योर फीडबैक, सीरियसली, ताकि मुझे पता चल जाए कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल यू वांट एंड इज दिस मटेरियल ओके फॉर यू, एम आई एबल टू ना क्लियर योर कंसेप्ट, और मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।